हिंदी अध्यापिका हूँ। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत बाग 3 का तीसरा चैप्टर यानी थर्ड चैप्टर बस की यात्रा हरिशंकर परसाई। इसका लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। इसके पहले सेशन में हम इसके भाग 1 का यानी पार्ट 1 के बारे में जान लिया है, यानी कुछ पार्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है। उसके बाद यानी पहला क्या हुआ है, उसने एक शाम के 4 बजे के बस से निकलना पड़ता है, यहाँ से जर्नी शुरू करना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? पन्ना को। वहाँ से सतना जाने के लिए एक और बस पकड़ना पड़ता है। इसके बाद क्या हुआ है हम जानेंगे। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेंगी। यहाँ पर हम देखेंगे विश्वसनीय। विश्वसनीय का अर्थ क्या है? भरोसे वाली, यानी हमें उस पर भरोसा रख सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पर उसके बस के ऊपर भरोसा रख सकते हैं। लेखक और उनके मित्रों के मन में विचार था कि जाया या ना जाए। उनमें से एक डॉक्टर मित्र भी था। उन्होंने भरोसा और बढ़िया विश्वास जताया कि डरने की कोई बात नहीं है। यह बात क्यों बताया है उसने? उसकी मालिक से, यानी एक हिस्सेदार मिले ना हमारे लेखक के साथ उस बस में। हिस्सेदार से क्या कहा है हमारी लेखक ने? यह बस चलता है या ना चलता है, इस प्रश्न से उसने क्या बताया? यह ज़रूर चलता है। इससे बहुत संदेह है हमारे लेखक को। उसने देखने के लिए बहुत बूढ़ा है, यानी वह बस में बहुत वृद्धावस्था में है, वो कैसा चलेंगे? ये अब रेस्ट लेना यानी रिटायरमेंट लेने का समय है। वह एक वृद्ध की तरह है देखने में, इसीलिए उसने रेस्ट लेने की समय आया है। उसने कैसा चलते हैं, वो संदेह हमारे लेखक के मन में है। इस संदेह को निकालने के लिए उसका मित्रों में से एक मित्र है डॉक्टर। उसने क्या कहा? डरो मत, यानी डोंट फियर अबाउट दिस, इट विल मूव, माने यह भी चलते हैं, यह बस भी चलते हैं। बस ने बहुत सारे लोगों अपनी मंजिल पर पहुंचाया है। यहाँ पर उसने क्या बताया है? यह बस बहुत अनुभवी है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है। इतने सालों से बहुत लोगों को उसकी मंजिल पर यानी उसकी डेस्टिनेशन पर पहुंचाया है, इसीलिए यह बस बहुत अनुभवी है। उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। उसने कभी भी, यानी उसने यहाँ पर उसने का अर्थ है बस कभी भी, यानी कभी भी धोखा नहीं दिया है। उसने कभी भी उसका प्रयाण को नहीं रोक दिया है। नई नवेली यानी न्यू बसेस से भी यह ज़्यादा विश्वसनीय है, यानी बहुत भरोसा वाली है। जो नई नवेली बसें हैं उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बस पर विश्वास किया जा सकता है। हमें नए बसों में इतना ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस बस के ऊपर हमें भरोसा रख सकते हैं। इसने हमारे मंजिल को अवश्य पहुंचाएंगे, हमारे मंजिल को कंफर्म हमको लेके जाएंगे। जैसे माँ अपने बेटे को गोद में उठाकर चलती है, इसी तरह यानी हमारे माताजी हमको गोद में कैसे बिठाकर कैसे जाते हैं, इसी तरह यह बस भी हमको उसकी बच्चों तरह माना जाता है। उसकी बच्चों तरह गोद में बिठाकर लेकर चलेंगे। कहाँ पर चलेंगे? पन्ना को चलेंगे। हमें सुरक्षित से, यानी हमें सेफ से वहाँ पर जाएंगे। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखों कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएंगे। राजा रंग फकीर आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। यहाँ पर विदा, आखिरी सलाम, यानी सेंड ऑफ। विदा का अर्थ यहाँ पर आखिरी सलाम, यानी सेंड ऑफ देने के लिए आए हैं। रकम का अर्थ है यहाँ पर गरीब माने पूर्व। कूच करने जाने माने जाना। निमित्त का अर्थ है कारण। यहाँ पर हमको मालूम है हमारे लेखक और उस मित्रों को छोड़ने के लिए कुछ लोग आए हैं, सेंड ऑफ देने के लिए कुछ लोग आया है, बस चढ़ाने के लिए। बस चढ़ाने के आए लोग कैसा देखते हैं? आपको अंतिम विदा देने के लिए, यानी
ये उसका अंतिम संस्कार के रूप में है लास्ट सीन, इसका लास्ट सीन हो जाता है। यानी इसके बाद उसने कभी भी ये लेखक को मुँह देख नहीं पाते। इसी तरह उसका आँख है, उन्हें भी शक हो रहा था, इसीलिए वह ऐसी नज़रों से देख रहे थे कि जैसे कि पता नहीं फिर मिलेंगे कि नहीं। माने इसके बाद, इस जर्नी के बाद, इस बस में आप जाने के बाद आप हमारे से और एक बार मिलेंगे या नहीं वो तो हमको पता नहीं। इसी तरह उसके छोड़ने वाले या सेंड ऑफ देने के लिए आने वाले लोग इसी तरह देख रहे हैं। उनकी आंखों कह रही थी कि इस ज़िंदगी में लोगों का आना जाना तो लगा ही हो रहता है। उसकी आंखों में, यानी उसका सेंड ऑफ देने के लिए आए लोगों के आंखों में क्या देख रहे हैं हमारे लेखक ने, इस ज़िंदगी में यानी इस जीवित में, इस संसार में कितने लोग आते हैं और इसी तरह उसने ऊपर भी जाती है। इसी तरह का आलोचना, इसी तरह का चिंता उसके मन में पैदा होती है, यानी उत्पन्न होती है। इसके अर्थ यह है मृत्यु को प्राप्त करते हैं। आना जाना माने, आना का अर्थ है यहाँ पर बर्थ, जाना का अर्थ यहाँ पर है डेथ। आदमी के इस दुनिया से जाने का कोई ना कोई एक निमित्त कारण बनता है। हमको मालूम है ये राजा तो हो या गरीब हो या फकीर हो, हर एक जीवी, हर एक प्राणी जाना ही पड़ता है। उसका अर्थ है मृत्यु को प्राप्त करना ही पड़ता है। ये हर एक जीवी को एक निमित्त कारण रहता है, यानी हर एक जीवी बर्थ के लिए एक स्पेशल रीज़न रहता है। इसी तरह हमको भी एक निमित्त कारण रहता है। हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाने के बाद हमारा प्राण ले जाना ही पड़ता है। ड्राइवर ने इंजन को स्टार्ट किया है और बस शुरू हो गया है। जब बस में जाकर बैठे तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वे इंजन पर ही बैठे हो, क्योंकि पूरी बस में इंजन की आवाज़ गूंज रही थी। ड्राइवर ने, इसके बाद क्या हुआ, ड्राइवर ने उस बस को, उसने सेंड ऑफ देने के बाद वो बस का ड्राइवर ने बस को स्टार्ट किया है। स्टार्ट किया जाने के बाद बस शुरू हो गया है या चलना शुरू हो गया है। लेकिन क्या हुआ, बस में जाकर बैठे तो क्या हुआ, उसके महसूस हो, उसका फीलिंग क्या हुआ, बस पूरा हिलाते रहते हैं, यानी इंजन की तरह। इंजन कैसा साउंड करते हैं, कैसा आवाज़ करते हैं, बहुत आवाज़ करते हैं, इसी तरह बस पूरा आवाज़ कर रहे हैं। उसने सोचा कि बस पूरा इंजन है लेकिन हमारे इंजन के ऊपर बैठे हैं। बस की खिड़कियाँ थी, उस पर बहुत ही कम कांच लगे थे और हवा भी पूरे जोरों से आ रही थी, और जो कांचे बचे थे वह टूटे फूटे थे। हमको ये भी पता चलता है कि बस की खिड़कियाँ कैसे है, बहुत छोटा छोटा है खिड़कियाँ में कांच, ग्लास कुछ ही है, होने पर भी वो कैसा है, टूटे फूटे माने ब्रोकन हो गया है। बुरी हालत में लेते यात्रियों को चोट लगा सकती थी। वह हमें पकड़ने से, वो ग्लास को पकड़ने से क्या होता है, चोट लगती है, यानी यहाँ पर हमको क्या लगते हैं, चोट लग जाती है। वे तुरंत खिड़की से दूर खिसक गया, क्योंकि लेखक डर रहते थे कहीं उन्हें कोई चोट ना पहुँचाए, इसीलिए वह खिड़की के पास नहीं बैठे। उसने क्या किया, वे तुरंत खिड़की से दूर गिरफ गए, यानी सरक लिया, कहा वहाँ से दूर जाकर बैठ गया। कहाँ से दूर गया, खिड़की से दूर गया। क्यों खिड़की से दूर चल गया, खिड़कियाँ बहुत पुरानी है और वह टूटे फूटे हो गया है। उसको पकड़ने से क्या होता है, चोट लग जाती है, ये चोट पहुँचे तो दर्द लग जाती है, इसीलिए उसने, हमारे लेखक ने क्या किया है, खिड़की से दूर बैठा है, खिड़की के पास नहीं बैठा है, खिड़की से और एक खिड़की के पास नहीं, खिड़की के पास से जाकर और एक सीट में बैठ गया है। इंजन चल रहा था, बस स्टार्ट थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जहाँ वे बैठे हैं उस सीट के नीचे ही इंजन लगा है। उसको कैसा महसूस होता है, यानी उसको कैसा फीलिंग हो जाता है, उसने कहाँ पर बैठे हैं वहीं पर इंजन है। क्यों ऐसा लगता है, पूरा झनझना करते हैं, यानी साउंड करते हैं। उसका साउंड कैसा है, गर्र गर्र की आवाज़ कर रहा है। इस आवाज़ से उसको क्या समझते हैं, बस पूरा इंजन है, लेकिन नहीं तो हमारे सीट के नीचे इंजन है, जो कि बहुत ही खतरनाक महसूस हो रहा था। इस बस में जाना उसको बहुत डेंजरस फील हो जाता है।
इसके बाद क्या हुआ देखेंगे। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ है देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन माने हमारे गांधी जी के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन। यह आंदोलन कब क्या है 1922 में, यानी 1921 के आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? गांधी जी के द्वारा किया गया है। ट्रेनिंग माने सीखना, दौर, ज़माने, गुजर, चलना। इसका भावार्थ इसी प्रकार है, इस पंक्तियों का देखेंगे। बस इतनी पुरानी थी कि लेखक और उनके मित्रों को लगा कि वह भारत की आज़ादी के समय हुए असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय की होगी। उसकी हमारे लेखक और उसकी मित्रों ने इसी तरह बात कर रही है। क्या बात कर रही है? इस बस ज़रूर से हमारे गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय का होगा। क्यों ऐसा महसूस करते हैं कि यह असहयोग और सविनय असहयोग कर रहे हैं? एक पार्ट यानी एक चीज़ और एक चीज़ से असहयोग यानी अनकोऑपरेट नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं। इसीलिए उसने क्या कहा? इसने ज़रूर गांधी जी का ज़माना की है। जिस तरह से गांधी जी के समय में असहयोग आंदोलन चला गया था, इसी तरह इस बस का हर हिस्सा पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहा था, अर्थात एक दूसरे साथ नहीं दे रहा था। हमको मालूम है यहाँ पर गेयर्स रहते हैं ना, और स्टीयरिंग रहते हैं, इंजन रहते हैं। ये पूरा एक से और एक को कोऑपरेट करना पड़ता है। कोऑपरेट करने से ही बस स्मूथ से जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है? एक हिस्से से दूसरे हिस्से नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं, इसीलिए वह बस कैसा रहते हैं? असहयोग रहते हैं, असहयोग दिखाई जाते हैं। बस बहुत पुरानी है, बहुत पुराने ज़माने से यह चलती आ रही है। बस देखने में कैसे हमको पहले से ये बात आता जाता है, पुरानी है यानी ओल्ड है, बहुत पुराने ज़माने से यानी बहुत दिनों से यानी सो मेनी ईयर्स से ये चलती रहती है। कारण इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई है, इस इतने साल से चलाने से क्या हो गया है? यह बस बहुत ख़राब हो गया यानी डैमेज हो गया। अब लेखक इससे यात्रा करने से डर रहे हैं क्योंकि इसके इंजन आवाज़ कर रहे हैं, खिड़की टूटी हुई है और एक पुर्जा हिल रहा है। अब क्या हुआ है? हमारा लेखक ने बहुत डर हो जाता है। क्यों डर लगते हैं उसको? यह बस देखने में बहुत पुरानी है और इसका इंजन बहुत आवाज़ करते हैं। आवाज़ करना आपको मालूम है, साउंड बहुत आवाज़ करते हैं। और उसका खिड़की यानी विंडोज़ टूटी गई है, यानी खिड़की का ग्लासेस पूरा टूट चुका है। और एक एक पुर्जा मानी उसकी एक एक चीज़ क्या करते हैं? एक एक पार्ट हिल रहा है यानी आवाज़ कर रहे हैं, बहुत हिल रहा है। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी के छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं तो सीट हम पर बैठी है। यहाँ पर हम देखे हैं असहयोग, साथ ना देना है। इसका अर्थ है अनकोऑपरेट यानी कोऑपरेट नहीं करना। भेदभाव का अर्थ है अंतर यानी डिफरेंस। इस 4 पंक्तियों का भावार्थ इसी प्रकार है, हम देखेंगे। बस की सीट थी और जो उसकी बॉडी आपस में साथ नहीं दे रहे थे। हमको पहले स्टैंजा में ये पता चला गया है, एक एक पार्ट को कोऑपरेट नहीं कर सकते। इसी तरह बस की सीट भी नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं। बॉडी एक तरह है और सीट एक तरह है, असहयोग कर रहे थे यानी अनकोऑपरेट कर रहे थे, यानी सारी बस हिल रही थी। हमको ये बात भी मालूम है, सारी बस क्या करते हैं? झंझना करते हैं यानी हिलते हैं। कभी लगता कि सीट अपनी जगह पर नहीं थी, वह भी हिल रही थी। तो ऐसा महसूस हो रहा था कि सीट बॉडी को छोड़कर खिसक गई और आगे निकल गई है। उसको ऐसा महसूस हो जाता है यानी ऐसा फील करते हैं कि सीट बॉडी को छोड़कर, यानी उसने बैठे हुए ना एक सीट, उस सीट बॉडी को छोड़कर कहाँ चल जाते हैं, कहाँ
नीचे चल जाते हैं, निकल जाते हैं, ऐसा महसूस हो जाता है। तभी लगता कि सीट को छोड़कर गाड़ी आगे भागे जा रही थी। एक बार ऐसा भी समझते हैं कि ये सीट पूरा गाड़ी को छोड़कर यानी पूरा बस को छोड़कर नीचे भाग जाता है, आगे भाग जाता है। कभी ऐसा भी लगता 8-10 मील चलने पर सारे अंतर मिट गए। लेखक को समझना कि आ रहा था कि हम बस की सीट पर बैठे हैं या सीट हमारी ऊपर सवार हो गई है। उसको यह भी महसूस हो रहा है, यानी उसको यह ऐसी फीलिंग आ रहा है कि उसका समझा नहीं पर यानी उसका सोचने में भी नहीं है हमें बस की ऊपर बैठे या बस की सीट हमारे ऊपर बैठे, ऐसा उसने महसूस यानी उसका आलोचना इसी प्रकार होता जा रहा है। इसके बाद का स्टैंजा देखेंगे। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अचानक बस में कुछ खराबी आ गई और वह रुक गया। उसने कुछ दूर जाने के बाद उसने माने यहाँ पर बस है, बस कुछ दूर जाने के बाद अचानक यानी सडन क्या हुआ, बस रुक गया यानी स्टॉप हो गया, कुछ खराब हो गया यानी उसने खराब होकर क्या हुआ, रुक गया, स्टॉप हो गया। उसने क्या हुआ, बस की पेट्रोल की टंकी में क्या की प्रॉब्लम आया, कुछ प्रॉब्लम आया, कहाँ आया, पेट्रोल की टैंक में, पेट्रोल टैंक में क्या हुआ, एक प्रॉब्लम हुआ, पेट्रोल बहने लगा था। उसने क्या हुआ, पेट्रोल टैंक में पेट्रोल हो गया, इसीलिए उसने पेट्रोल डालना पड़ता है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली अर्थात एक पाइप के द्वारा इंजन में भेजने लगा। उसने क्या किया, ड्राइवर ने एक बाल्टी में पेट्रोल है, उसके बाल्टी को लेकर उसके पास एक पाइप है, वह पाइप को इंजन में रखकर उसने वह पाइप के द्वारा इंजन में भेजने लगा। क्या भेजने लगा, यहाँ पर पेट्रोल भेजने लगा है। उसके बाद क्या हुआ, अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसी नली में पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे को मुंह में दूध की शीशे लगते हैं। यह विषय देखने के बाद, यह चित्र देखने के बाद हमारे लेखक को यह चित्रित किया गया, यह सोचना पड़ता है कि उसका क्या सोचना है कि उस बस कंपनी का हिस्सेदार यानी उस बस का मालिक ने क्या करते हैं, उस इंजन को निकाल कर यानी उस इंजन को निकाल कर उसके गोद में यानी उसके गोद में बिठाकर क्या पिलाते हैं, पेट्रोल पिलाते हैं। कैसे पिलाते हैं, माँ बच्चे की मुँह में दूध की शीशे यानी मिल्क बॉटल रखकर कैसे माँ ने बच्चे को यानी चाइल्ड को दूध पिलाते हैं यानी मिल्क फीड करते हैं, इसी तरह हमारे इस हिस्सेदार ने यानी मालिक जी ने, ओनर ने क्या करते हैं, इस बस को इंजन को निकालकर गोद में बिठाकर पेट्रोल पिलाते हैं। इस विषय को देखकर बहुत हंसा आती है हमारे लेखक को। ये पूरा एक व्यंग्य के रूप में वह लिखा गया है। के बाद लेखक को क्या याद आया है, उस कैसा एक माँ ने एक बच्चे को दूध पिलाते हैं, इसी तरह उसका मालिक भी यानी इस बस का ओनर भी क्या करते हैं, वह इंजन को निकालकर उसकी गोद में बिठाकर उसको इंजन पेट्रोल पिलाते हैं। कैसे पिलाते हैं, दूध की तरह, दूध शीशे से माँ ने कैसे पिलाते हैं उसी तरह यह मालिक ने क्या किया है, एक पाइप उसके इंजन में रखकर पेट्रोल पिलाते हैं। यह देखकर बहुत मज़ा आते हैं और बहुत व्यंग्य के रूप में उसने हमको बताते हैं। इसके बाद कई स्टैंजा देखेंगे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसकी किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। बस की रफ्तार का अर्थ है यहाँ पर स्पीड, गति, उसका स्पीड है। भरोसा का अर्थ है विश्वास। बस की गति अब यानी बस का स्पीड क्या हो गया है, 1 किलोमीटर के 15 और 20 मील्स पर आवर हो गया है, अर्थात रफ्तार बहुत धीमी हो गई थी।
धीमी हो जाना के मीन स्लो हो गया है। लेखक को अक्सर बिल्कुल भरोसा नहीं था क्योंकि उसकी हालत ही ऐसी थी और अब तो उसके पेट्रोल के टंकी में छेद हो गया था। अब उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। यहाँ पर उसने उसके ऊपर यानी बस के ऊपर कुछ ना कुछ भरोसा नहीं है, उसके ऊपर कुछ भी विश्वास नहीं है। इसीलिए उसने क्या सोच लिया है, कभी भी कुछ भी हो सकते हैं, कभी भी क्या होते हैं ये मैं ब्रेक फेल हो सकते हैं, स्टीयरिंग टूट सकते हैं, यानी ब्रेक फेल हो सकते हैं, स्टीयरिंग टूट सकते हैं, कुछ भी हो सकता था। मन में ख्याल आ रहे थे जैसा उनके मन में भय था और जैसा उन्हें संदेह था कि यह बस शायद ही हमारे इस यात्रा को सफल करे, और जैसा उन्होंने सोचा था और जैसा उनके मन में डर था वैसा वैसा ही घटा रहा था। उसने सोचता रहा है कि ब्रेक फेल हो गया तो क्या करना, स्टीयरिंग टूट गए तो क्या करना। एक ही बार पेट्रोल की टंकी में क्या कि कुछ प्रॉब्लम आया है, इसी तरह और कुछ प्रॉब्लम आने से हमें क्या करना है, हमारा जर्नी सेफ होता है या नहीं, यह पूरा उसने सोचता रहता है और डर से भी रहता है। इसके बाद क्या हुआ, प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता था कि इससे बस टकराएंगे। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता, झील दिखाती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएंगे। लुभावना कर दिया है सुंदर, सुंदर कर दिया है ब्यूटीफुल, गोता कर दिया है डुबकी। जो दृश्य सामने आ रहा था जंगलों का, आसपास घने पेड़ों का, नदी तालाबों का, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। यहाँ पर हमारे लेखक ने क्या बताया है, प्रकृति देखने में बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, देखने में बहुत पेड़ है, नदी है, तालाब है और देखने में बहुत सुंदर है। जब उसकी खिड़की से वे देख रहे तो दृश्य बहुत ही अच्छे लग रहे थे। उसने वहाँ बस की खिड़की से बाहर देखने से क्या दिखा रहे हैं, बहुत अद्भुत दृश्य, सुंदर दृश्य अच्छे लग रहे हैं। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। दोनों तरफ यानी रोड की इधर और उधर तरफ क्या क्या दिख रहे हैं, बहुत पेड़ है। पेड़ के ऊपर क्या है, पक्षियाँ बैठे चहचहा कर रहे हैं। जैसा कि बस की हालत खस्ता थी, लेखक डरा हुआ था। वह जब भी कोई पेड़ आता सड़क के किनारे तो वह उसे दुश्मन और नज़र आता था। हमारे लेखक ने उसका प्रकृति का सुंदरता को एंजॉय नहीं कर सकता है। क्यों एंजॉय नहीं कर सकते हैं, उस पेड़ को उसने एक दुश्मन की तरफ यानी उसकी एनिमी की तरफ समझते हैं। क्यों एनिमी की तरफ समझती है, लगता है कि शायद बस पेड़ से टकरा सकती है, यानी एक क्या कि एक्सीडेंट हुए तो इस पेड़ से हमारे बस टकरा गए तो क्या होता है, मेरा हालत क्या हो जाता है, हमारी एक एक्सीडेंट हो जाता है। इसी तरह उसने पेड़ को उसका दुश्मन यानी एनिमी समझते हैं। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकरा जाएगी। एक पेड़ को देखने से क्या होता है, उसने ये एक्सीडेंट हो जाता है, इसी तरह डर लगता है। उसके जाने के बाद अच्छी तरह सांस लेते हैं और एक पेड़ के बारे में इंतज़ार करते हैं, और एक पेड़ के इंतज़ार करते हैं यानी वेटिंग करते हैं और सोचता रहते हैं कि क्या होता है। एक पेड़ जाने के बाद सांस लेते हैं और एक पेड़ को इंतज़ार करते हैं, इसी तरह सोचते रहते हैं उसने। इसके बाद क्या हुआ, एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। यहाँ इत्तेफाक नहीं संयोग, इत्तेफाक का अर्थ है संयोग है, इत्तेफाक का अर्थ है संयोग। एक बार फिर से बस रुकी। इससे पहले एक बार रुक गया। क्यों रुक गया, पेट्रोल हो गया हमारे पेट्रोल टैंक में, इसीलिए वह बस रुक गया। और एक बार भी यानी दूसरे बार बस रुक गए यानी स्टॉप हो गया। फिर कुछ ना कुछ खराबी हुआ, यानी अब क्या कि प्रॉब्लम हुआ, उसका क्या कि ख़राब हो गया। किस में ख़राब हो गया, हमारी बस में क्या कि पार्ट ख़राब हो गया। ड्राइवर ने बहुत की कोशिश की पर वह चल ही नहीं।
ड्राइवर ने उतरकर क्या किया, बहुत कोशिश किया, यानी बहुत प्रयत्न किया उस बस को चलाने के लिए। यह बस नहीं चली थी। बस ने अपना विरोध जताना शुरू कर दिया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। यहाँ पर हमारे लेखक के साथ उसकी मालिक ने, यानी बस की मालिक ने, यानी ओनर ने यह बात कहा है, बस तो फर्स्ट क्लास है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो स्टार्ट हो जाएंगे। आपका संयोग करने की, यानी चिंतित करने की, यानी डाउट करने की कुछ भी बात नहीं है। ये तो फर्स्ट क्लास है, ये तो ज़रूर चलेंगे। ऐसा वैसा कभी इसके साथ कभी हुआ नहीं है। यह तो आज ही पहली बार ऐसा संयोग हुआ है। ऐसा समय हो गया है कि यह बस के साथ कुछ खराबी आ रही है। इसने ऐसा भी कह रहे थे कि इतने साल से ये बस कभी भी नहीं रुका है, इसी पहली बार है, यानी ये इसका प्रॉब्लम करना ये तो फर्स्ट टाइम है, इसी तरह कभी भी नहीं किया है। ये तो कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, अंदर कुछ तो खराब हो रही है, हम तो उसको ठीक करेंगे, ये चलेंगे, वरना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी के हिस्सेदार ने भरोसा दिलाते हुए कहा बस बहुत ही फर्स्ट क्लास है, अर्थात बहुत अच्छी हालत में है, यह डरने की बात नहीं है, ऐसा कभी कभी हो जाता है। हमारे बस की हिस्सेदारियाँ, कंपनी की हिस्सेदारियाँ ओनर ने हमारे लेखक के बहुत भरोसा देते हैं, बहुत विश्वास देते हैं। कैसा देते हैं, बस तो बहुत फर्स्ट क्लास है, यानी बहुत अच्छी हालत में है, यानी फर्स्ट क्लास कंडीशन में है। हालत का यहाँ पर अर्थ है कंडीशन में है। उसको डराने के बाद कुछ भी नहीं था। कभी कभी ऐसा अनएक्सपेक्टेड थिंग्स वी कैन सी, कभी कभी वी एक्सपेक्ट दिस मच, दैट्स वाई इट इज़ डूइंग दिस, इट विल स्टार्ट सून, ही इज़, कभी तो हो जाता है, ये तो स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह हमारे लेखक को भरोसा देते हैं। कौन देते हैं भरोसा? कंपनी का मालिक यानी ओनर देते हैं। उसके बाद क्या हुआ है, क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रहा थी। लगता जैसे कोई वृद्ध तक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। यहाँ पर इसका कुछ शब्दार्थ है, देखेंगे। क्षीण का अर्थ है कमज़ोर, वृक्ष का अर्थ है पेड़, दयनीय माने बेचारी, वृद्ध बूढ़ी, ग्लानि खेद, प्राणांत मरना, बियाबान सुनसान, अंत्येष्टि अंतिम क्रिया। जैसे कि रात हो गई है, हमारी बस तो रुक गया है, स्टॉप हो गया है। स्टॉप हो जाने के बाद हमारे ड्राइवर ने कुछ तो करने के लिए किया है, नहीं तो वहाँ प्रॉब्लम तो नहीं चालू हुआ है। जैसे रात हो जाती है, उसने शाम 4 बजे निकले हैं, अब तो रात हो जाती है। चांदनी रात थी, क्षीण चांदनी में पेड़ों की छाया के नीचे, यानी लाइटिंग भी कम हो जाती है। पेड़ों के छाया के नीचे यानी शाडों के नीचे हमारी बस कैसे लगती है, बड़ी बेचारी लगती है। यह देखने में बहुत हृदय विदारक लगती है। बस जैसा कि रुक चुकी थी, अंधेरा हो चुका था और चांद की चांदनी में पेड़ों की छाया के नीचे वह बस खड़ी थी और बहुत ही बेचारी सी लग रही थी, क्योंकि उसकी हालत बहुत दयनीय थी। देखने में कैसा है, देखने में बहुत दयनीय थी। देखने से कैसा है, बूढ़ी औरत तक कर, यानी एक बूढ़ी औरत तक कर बैठ गई है। कहाँ पर, बूढ़ी कर दी है, यहाँ पर है ओल्ड, बैठ गई हुई। बस इस तरह से रुक कर खड़ी हो गई थी जैसे कोई बूढ़ी औरत तक कर बैठी जाती है। उन्हें अपने आप पर क्रोध हो रहा था कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो यह पूरी तरह से बेकार हो गए, तो इस सुनसान जंगल में हमें इसकी अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी। हमें इसका यहीं पर त्याग करना होगा और अपना सफ़र कैसे पूरे करेंगे, इस सब की परेशानी लेखक के मन में चल रही। इसका मन में क्या क्या चल रहे हैं, इसकी रात में इतनी पेड़ों के नीचे छाया में क्या है, एक बूढ़ी औरत तक कर बैठ जाने की तरह उसने उस बस को चित्रित किया गया है। और यही रात, इसी समय में उसका प्राणांत, यानी वह मर जाने के बाद क्या करना है, उसकी अंतिम क्रिया, यानी उसका
अंतिम क्रिया करना पड़ेगी। अंतिम क्रिया माने उसको यहाँ पर छोड़ देना, त्याग करना पड़ता है। उसने क्या सोचता है, अपना सफ़र यानी उसका जर्नी कैसा पूरा करेंगे, इस सब की परेशानी। यानी सुबह सतना में उसने एक बस पकड़ना पड़ता है उसके घर जाने के लिए, इसीलिए उसने क्या सोचता है, उसकी जर्नी के बारे में सोचता है। उसके मन में इस बस के बारे में, इसकी हालत के बारे में और उसकी दयनीय स्थिति के बारे में सब कुछ चल रही थी, उसकी मन में ये सब कुछ चल रही थी। इसके बाद क्या हुआ, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। हमें इससे पहले देख लिया है उसका रफ्तार यानी उसकी स्पीड बहुत कम है, यानी बहुत स्लो है। यानी ये बार स्टॉप हो जाने के बाद मालिक ने यानी ओनर ने इंजन खोल कर यानी इंजन ओपन कर कुछ सुधारा, यानी कुछ साफ़ कर लिया, कुछ रिपेयर कर लिया। इससे क्या हुआ, बस चलने के शुरू हो गया। लेकिन क्या हुआ, उसका चलना बहुत धीमी हो गया है, उसकी चलना बहुत धीमी हो गया है, यानी उसकी स्पीड बहुत कम हो गया है। कंपनी के हिस्सेदार जो इस बस से यात्रा कर रहे थे, अब वह अपनी मदद करने लगे थे। उन्होंने इंजन को खोला और कुछ सुधारा। यहाँ पर अब तक ड्राइवर ने रिपेयर कर लिया। अब क्या करते हैं, कंपनी की हिस्सेदार यानी उस कंपनी की ओनर ने इसको यात्रा को नहीं स्टॉप करना चाहते हैं, इसीलिए उसने मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं। इसीलिए उसने इंजन खोल कर यानी इंजन को ओपन कर को कुछ सुधारा यानी कुछ रिपेयर कर लिया। इसके बाद क्या हुआ, बस आगे चली। इसके पश्चात बस आगे बढ़ी, उसकी चाल और भी कम हो गई थी। पहले से उसका चाल चलना बहुत धीमी है, यानी बहुत स्लो है। इस रुकने के बाद बहुत और कम हो गई थी और स्लो हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे कि पैदल यात्रा कर रहे हैं। हमारे लेखक को कैसा महसूस होता है, कैसा फील होता है, हमें पैदल से, हमारे पाँव से, हमारे लेग से जाते हैं। हमारी यात्रा किससे करते हैं, हमारे पाँवों से करते हैं, हमारे पैदल यात्रा कर रहे हैं, ऐसा महसूस करते हैं हमारा लेखक ने। धीरे धीरे वृद्धा की आँख की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखाती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यहाँ पर ज्योति का अर्थ क्या है, रोशनी यानी लाइटिंग। टटेल कर माना ढूंढना माने सर्च करना। रेंग का अर्थ है धीरे धीरे का अर्थ क्या है, स्लो। बस के हेडलाइट की रोशनी अब कम होने लगी है और एक प्रॉब्लम भी आ गया है। वह बस को क्या प्रॉब्लम आ गया है, बस की हेडलाइट यानी सामने वाले लाइट की रोशनी बहुत कम हो गया है। वृद्ध बस को कह रहे हैं और आंखें हेडलाइट को। हमारे लेखक ने बस को एक वृद्ध के रूप में माना जाता है और उसके लाइट को आंखों के रूप में माना जाते हैं। चांद के रात में रास्ता ढूंढकर वह धीरे धीरे चल रहे थे। यह चांदनी की रात में तो एकदम रात हो गया है। उसकी चांदनी की रोशनी में यानी चांदनी की लाइट में उसका रास्ता यानी उसका मार्ग को ढूंढकर धीरे धीरे यानी धीमी गति से यानी स्लो से जाती है। अंधेरी रात में उसकी हेडलाइट कमज़ोर हो गई थी, रोशनी कम थी, इसीलिए चांदनी का सहारा लेकर ड्राइवर उसे धीरे धीरे चला रहा था। यहाँ पर हमको मालूम है उसका हेडलाइट का लाइटिंग कम हो गया है, इसीलिए उसने क्या करते हैं, ड्राइवर ने चांदनी का सहारा यानी चांद का लाइट का रोशनी को यानी चांद की रोशनी को सहारा यानी उसका सहायता लेकर, उसका हेल्प लेकर ड्राइवर धीमी गति से यानी स्लो से चला रहा था। यह बस को स्लो से चला रहा था। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखाती तो वह एकदम किनारे पर खड़ी हो जाती और बस का ड्राइवर साथ से गुजरने वाली गाड़ियों को कह रहा था कि बगल से निकल जाओ। यहाँ पर क्या होता है, रास्ते में इसके साथ और भी गाड़ियाँ आती है जाती है, बस आती है और कार आती है। जो भी आने से क्या होता है, यह बस किनारे यानी रोड के किनारे एंडिंग पॉइंट में खड़कर क्या बोलते हैं, ड्राइवर ने खड़ने के बाद आप जाओ, आप निकल जाओ, बगल में से आप यहाँ से निकल जाओ। वह जो गाड़ियाँ गुजर रही थी वह नई नवेली थी।
जो बस जाते हैं, जो बस फास्ट से जाते हैं, उससे बगल में से जाते हैं, यह वृद्ध बस के सामने, उसके बस सामने जाते हैं, वो पूरा नई नवेली यानी न्यू बसेस है, जवान थी, इसीलिए वह उसे बेटी कहते हैं। यहाँ पर हमको मालूम है हमारे बस को हमारे लेखक ने वृद्ध बोला है, और इस न्यू बसेस को क्या समझते हैं, इस बस का बेटियाँ यानी पुत्रियाँ यानी डॉटर समझते हैं। लेखक बस की तरफ से कहते हैं कि उसकी तो उम्र हो गया, तुम जवान हो, तुम निकल जाओ, मैं तो धीरे धीरे ही जाऊंगी। ये तो हमकी पता ही है कि वृद्ध कैसे आते हैं, बहुत धीमी गति से आती है यानी स्लो से आती है। यहाँ इस लेखक ने क्या कहते हैं, हमारी बस दूसरी बस से कहते हैं कि मेरा उम्र तो यानी मेरा एज तो हो गया है, मैं तो बूढ़ी हो गया है, इसीलिए आप चलिए, आप जाओ, आप तो जवान है ना यानी यंग है ना, आप यहाँ से निकल जाओ, मैं तो धीमी गति से यानी धीरे धीरे आऊँगी आपके साथ, मैं इतना फास्ट नहीं जाऊँगी, इसीलिए मैं धीमी गति से आऊँगी, आप यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद क्या हुआ, एक पुलिये के ऊपर पहुँची ही थे, एक टायर फिस कर बैठे, वह बस ज़ोर से हिलकर थम गई, अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उस सर की ऐसी भावना दुर्लभ है। यहाँ पर हम देखेंगे इसका भावार्थ। एक पुलिया का अर्थ है छोटा सा पुल, फिस का अर्थ है एक प्रकार की ध्वनि, तम का अर्थ है रुक, श्रद्धा भाव का अर्थ है सम्मान के साथ यानी रेस्पेक्ट के साथ, जान हथेली पर लेकर बहुत खतरा लेना यानी बहुत डेंजर लेना है, उत्सर्ग बलिदान, बलिदान का अर्थ है कोई उसकी प्राण को त्याग कर देना, उसी प्राण को उसने दान कर देना को हमें बलिदान कहते हैं, दुर्लभ जो कम मिलता है। इसका भावार्थ इसी प्रकार है, देखेंगे। बस एक छोटे से पुल से ऊपर पहुंच ही थी, एक टायर फिस कर बैठ गए। हमारे बस कहाँ पर जाते हैं, एक पुल के ऊपर जाते हैं, वहाँ पर क्या हुआ है, उसका टायर पंचर हो गया है। उसका टायर कैसा आवाज़ किया है, फिस करके बैठ जाना, माने यहाँ पर क्या हुआ है, उसका टायर एक पंचर हो गया है। टायर से एक प्रकार की ध्वनि निकली तो सब समझ गए कि टायर पंचर हो गया है और सफ़र वहीं पर रुक गया है। अब क्या हुआ, तीसरी बार हमारा लेखक की बस रुक गया। क्यों रुक गया, टायर पंचर हो गया इसीलिए वह रुक गया है। बस की गति बहुत कम थी, इसीलिए शायद किसी को परेशानी नहीं हुई। हमको मालूम है बहुत कमी है उसका गति यानी उसका स्पीड बहुत स्लो है, इसीलिए कोई परेशानी नहीं है, कोई डेंजर नहीं है, तो घायल नहीं हुआ, कोई डेंजर नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, बस बहुत स्लो से जाते हैं यानी स्पीड में है तो क्या होता है, यह बस जाको एक नाले में यानी बगल में एक बहुत गहरा नाला है यानी बहुत नाला है, उस नाला में गिर जाते हैं। लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार की तरफ सम्मान के साथ देखा और सोचा कि वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी खतरा मोल ले रहे हैं। यहाँ पहली बार लेखक ने क्या किया है, उसकी हिस्सेदार के तरफ यानी कंपनी के हिस्सेदार माने यहाँ पर उसकी बस कंपनी की ओनर की तरफ सम्मान के साथ यानी एक रिस्पेक्ट के साथ देख रहा था। उसने सोचा कि टायरों की हालत यानी यह बस की हालत और उसकी टायरों की हालत भी उस मालिक को मालूम आई। उसको बहुत खतरा है, ये पंक्चर हो जाने से क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाते हैं, क्या भी चोट लगते हैं, दर्द लगते हैं, पूरा भी उसको मालूम है। उसके साथ रेस्पेक्ट से क्यों देखा, उसको मालूम है यह बस बहुत डेंजर है, लेकिन उसने इस बस से सफ़र कर रहे हैं यानी जर्नी कर रहे हैं, यह जान को भी यह खतरा है, यह बहुत डेंजर है, ये सब मालूम होने जाने के बाद भी यह मालिक ने उसी बस से सफ़र कर रहे हैं, इसीलिए उसने उसके साथ कैसा देखा है, बहुत रिस्पेक्ट के साथ देखा है यानी सम्मान के साथ देखा है। वह अपनी जान हथेली पर लेकर इस बस से सफ़र कर रहे हैं, ये तो हद ही हो गया है। मालिक भी ऐसी कस्ता बस में सफ़र करके मरने के लिए तैयार है, यह तो हैरानी की बात है। लेखक उसके बारे में कुछ श्रद्धा भाव से उसकी
और देखते हैं और ऐसा सोचते हैं। यह हमारे लेखक ने उसके साथ ऐसा भी सोचते हैं, यह मालिक को सब कुछ पता है, इस बस से सफ़र करने से क्या होता है, हमारा प्राण को बलिदान देना पड़ता है, यानी हमारा प्राण को खो जाना पड़ता है। लेकिन इस मालिक ने क्या किया है, उसी बस से सफ़र करने के लिए तैयार हो गया है। इसी बहुत हैरानी की बात है, उसको मालूम हो जाने के बाद भी क्या होता है, उसने इसी बस से सफ़र करने के लिए यानी इसी बस से जर्नी करने के लिए तैयार हो रही है। इस पूरी उसने सोचता उसके सामने उसके मुख को कैसा देखा है, श्रद्धा भाव से यानी बहुत इंटरेस्ट से उसकी ओर देखते हैं और ऐसा सोच रहे थे। उसके बाद क्या हुआ है, सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, ऐसा भी सोचा है। क्या सोचा है इसके बाद, इस आदमी के साहस और बलिदान माने यह बस से जर्नी करने से क्या होता है, हमारा प्राण को त्याग देना है, हमारे प्राण को खो जाना है, हमें बलिदान करना पड़ता है। यह पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। क्यों उपयोग नहीं हो रहा है, हमारे ये हिस्सेदार ने और एक क्रांतिकारी आंदोलन में नेता बन गए तो उसका प्राण यानी उसका जीव हमारे देश के लिए त्याग करने से बहुत अच्छा लगता है। ये उसका प्राण का उपयोग नहीं कर रहा है। कहीं का नेता होना चाहिए ताकि वह किसी अच्छे आंदोलन का नेतृत्व कर सके। उसका प्राण को बलिदान करने के लिए तैयार हो गया। ये तो एक क्रांतिकारी आंदोलन में यानी हमारे देश के लिए करे तो बहुत अच्छा होता है। इसी तरह सोचता है, किसको देखकर, कंपनी की हिस्सेदार से देखकर हमारे लेखक ने इसी तरह सोचता रहता है। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें फसारे उसका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गए पर टायर नहीं बदला। यहाँ पर हम देखेंगे पसरा के भावार्थ है फैलाया, प्राण का भावार्थ है जान। लेखक अब तरह तरह के भय गिरे से हुए सोचते हैं कि अगर वे सब मर जाते तो देवता बाहें फैलाए उनका इंतज़ार करते। हमको मालूम है यहाँ पर तो कुछ स्पीड में गए तो वह बस कुछ स्पीड में गए तो वह टायर पंचर हो जाने के बाद क्या होता है, वह बस नाले में डूब जाते हैं और सब जने मर जाते हैं। सब उसका प्राण को बलिदान देना पड़ता है। ये वो हो जाने के बाद क्या होता है, हमारे बारे में देवताओं ने ऊपर इंतज़ार करते यानी वेटिंग करते हैं। लेखक उसके बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि अगर यह बस यात्रा करते हुए मर गया या फिर सब मर जाते तो ईश्वर हमारे लिए ही बाहें पसरे बैठे हमारे इंतज़ार करते। उसने क्या बताना चाहते हैं कि उसने कमेंट के रूप में बताते हैं यानी व्यंग्य के रूप में बताते हैं, हास्य पद के रूप में बताते हैं। हमें इसी बस में यात्रा करते यानी इसी बस में जर्नी करते मर गया तो क्या होता है, ईश्वर हमारे लिए बाहर ही बैठते, बाहर बैठकर हमारे के लिए, हमें कौन कौन इस बस में मर गए हैं उस लोगों के लिए हमारे ईश्वर ने इंतज़ार करते हैं यानी वेटिंग करते हैं। ईश्वर कहते हैं कितना महान आदमी है, एक टायर बदलने की बजाय अपने प्राण दे दिए। यहाँ पर हिस्सेदार को मालूम है टायर बहुत पुरानी है और वह पंचर हो जाने वाले हैं। उसको सब कुछ पता है, उसको एक टायर को चेंज करने का वक्त नहीं है, इसीलिए इसका प्राण को बलिदान कर लिया है। इतना महान आदमी के लिए ईश्वर भी बाहर बैठकर इंतज़ार करते हैं। बहादुरी का काम है, ये बहुत ब्रेवरी का काम है। उसने इसको कमेंट कर रहे हैं, व्यंग्य के रूप में, हास्य पद के रूप में कह रहे हैं कि वह इतना बड़ी आदमी है, एक टायर के लिए उसका प्राण को बलिदान किया है। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। वक्त का अर्थ है समय, उम्मीद का अर्थ है आशा। यहाँ पर क्या हुआ है, उसने कंडक्टर ने अपने सहयोग दिया है, उसने एक हेल्प कर लिया है, टायर बदल दिया है, टायर को चेंज कर लिया है, फिर बस चल पड़ी। उसके बाद क्या हुआ, टायर चेंज करने के बाद बस चल पड़ी। लेखक
को ज़रा सा भी विश्वास नहीं है, उसके उम्मीद नहीं है, आशा नहीं है। क्या आशा नहीं है? उसकी मंजिल यानी डेस्टिनेशन को समय पर पहुंचना। उसने क्या सोचा? उस सतना के लिए जाने के लिए वहाँ पर सुबह को जाना पड़ता है, इसीलिए उसने शाम को बस में उसका सफ़र का प्लान कर लिया। अब क्या हुआ? उसने सोच लिया कि हमें मंजिल को समय पर नहीं पहुंचते, इसी नहीं पन्ना को नहीं, कभी भी कहीं भी हमें पहुंचने की उम्मीद को यानी आशा को छोड़ दिया है। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गया। हमें बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ शब्दार्थ। लोक मृत्युलोक, प्रयाण प्रस्थान, बेताबी बेचैनी, तनाव चिंता। इसका भावार्थ इसी प्रकार है, ऐसा लग रहा था कि पूरी ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी पड़ेगी। इसको उसका डेस्टिनेशन यानी उसकी मंजिल को जाने की उम्मीद, उसकी आशा को छोड़ दिया है और इसी तरह सोचना लगे कि हमारे जीवन यानी हमारी ज़िंदगी पूरा, हमारे लाइफ पूरा इसी बस में गुजारनी पड़ती है, यानी स्पेंड करना पड़ता है हमारे ज़िंदगी को और मृत्युलोक को प्रस्थान कर चले जाना होगा और हमारे ज़िंदगी को इसी बस में त्याग देना पड़ता है। हमारे मृत्युलोक को जाना पड़ता है। हमारा जर्नी कहा जाते हैं, हमारे मंजिल को नहीं, हमारी डेस्टिनेशन को नहीं, हमें कहा जाते हैं, हमें मृत्युलोक को जाते हैं। सारी ज़िंदगी इसी बस में गुजारा जानी है, प्राण भी शायद इसी बस के द्वारा ही निकल जाए, ऐसे संभव था। उसका सोचना यह है कि हमारा प्राण कहा जाता है इसी बस में, यानी लेखक और उसके साथ 4 मित्र है ना, उस पूरा क्या सोचते हैं, इसी बस में हमारा प्राण का बलिदान देना पड़ता है, हमारे ज़िंदगी का त्याग करना पड़ता है। अब लेखक को ऐसा लगने लगा था कि इस धरती पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, उसको कोई डेस्टिनेशन नहीं है। उसने बस से जर्नी कर रहे हैं, उसने पन्ना से सतना के लिए जाना पड़ता है, ये तो मंजिल का नहीं है, उसकी कोई मंजिल नहीं दिख रहा है। अब आखिरी मंजिल यह बस थी, पता नहीं ये कहाँ ले जाएंगी। उसका मंजिल यानी उसका डेस्टिनेशन क्या है, आखिरी मंजिल इसी बस है। क्यों ऐसा कहते हैं कि उसका प्राण उसी बस में ले जाएंगे, यह बस कहाँ ले जाएंगे वो भी हमको पता बेचैन मन में तरह तरह के ख्याल, तरह तरह की चिंताएँ अब खत्म हो गई। उसके मन में क्या क्या आते हैं, कुछ चिंताएँ आते हैं, टेंशन्स आते हैं, पूरा खत्म हो गया है। क्यों खत्म हो गया है? अब भरोसा ही नहीं था, बस ने तो मंजिल तक पहुंचना ही नहीं है, अतः शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। उसने क्या बताना चाहते हैं कि अब हमारे प्राण तो जाना ही पड़ता है, कभी भी कहीं भी जाना पड़ता है, इसी बस में हमारा ज़िंदगी गुजारना पड़ती है, हमारा खो जाना त्याग देना पड़ता है। इसीलिए हमें चिंता से सोचने के बाद भी क्या हमारा मंजिल में हमें पहुंच सकते समय पर नहीं। इसीलिए उसने क्या कर रहे हैं, शोर मचाने करने लगे हैं, यानी एंजॉय करने की निर्णय लिया है। आराम से इत्मीनान से बैठ गया, यानी आराम से गया, फुल फ्रीडम से उसने यह पूरा चिंताओं को और टेंशन्स को छोड़कर आराम से बैठ गया। जितने भी यात्री थे अब आपस में हंसी मजाक करने लगे और लेखक के जो मित्र थे वह भी अब अपना समय हंसी मजाक के द्वारा व्यतीत करने लगे। वो इस बस में रहने वाले पूरे लोगों ने क्या किया, हमें क्या करने से भी, हमें टेंशन से, हमें चिंता से करने से भी हमारा जीवन होने वाले वक्त को यानी होने वाले संगठनों को हमें नहीं रोक सकते, यानी नहीं स्टॉप कर सकते। इसीलिए हमें रहने वाले समय को एंजॉय करना पड़ता है, यानी बहुत खुशी से रहना पड़ता है। इसीलिए पूरा बस में रहने वाले लोगों ने क्या किया है, उसकी समय को, अब कुछ समय रहते हैं और कुछ समय को हमें हंसी मजाक के द्वारा स्पेंड करना पड़ता है, यानी एंजॉय करना पड़ता है, यानी हैप्पी से रहना पड़ता है। इसी तरह सोचकर उसका चिंताओं को, उसकी बस के बारे में या जर्नी के बारे में, ऑफिस के जाने के बारे में और घर पहुंचने के बारे में, ये पूरा छोड़कर क्या किया है, एंजॉय करना शुरू किया है। इस पाठ के द्वारा हमको ये
ये बताना चाहते हैं कि लेखक ने हमारे ज़िंदगी में कितने भी परेशानियां आने पर भी हमें क्या करना है, उसको फेस करना पड़ता है। फेस करने के बाद उसको यहाँ पर स्टॉप नहीं हो जाना है। हमें क्या करना है, उसको आनंद से यानी हैप्पी से उसको फेस करना पड़ता है। और हमारे मृत्यु आने के समय भी हमें बहुत खुश से ज़िंदगी को बिताना चाहते हैं। ये पूरा हमको इस पाठ के द्वारा हमारे लेखक ने बताना चाहते हैं। उसकी ज़िंदगी में होने वाले एक संगठन को हमारे साथ इसी तरह शेयर किया है। आप भी इस पाठ को ध्यान से पढ़कर इसमें आने वाले शब्दार्थ को लिखिए। और एक सेशन में और एक पाठ से हम मिलेंगे। हरि ओम, धन्यवाद।